এবার তো অন্যান্যরা যখন কেউ ঢুকবে তারা আবার বাংলা কিছুই বুঝবে না, নাকি? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, নাহলে ভাবছিলাম বাংলায় করবো এবার, কিন্তু দেখছি কি মিক্সড আপ স্টুডেন্ট থাকে, আর যারা রেকর্ডিংও নিচ্ছে অনেকে, তাদের অসুবিধা হবে। আচ্ছা চল, আচ্ছা রেকর্ডিংটা স্টার্ট হয়েছে না? হ্যাঁ স্যার। Okay. अच्छा देखो, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्लास, ये हम लोग आज फिर से लास्ट बैच कंप्लीट होने के बाद आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस सीख के मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इन्वेस्टमेंट में भी टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल प्ले है। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप किसी भी देश में चले जाओ, टेक्निकल एनालिसिस का यूज, स्पेशली अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड का बात करूं, अमेरिका, मतलब यूएसए, यूके, मतलब जहां जहां स्टॉक मार्केट एक बहुत ही डेवलप सिचुएशंस में है, इवन इन जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो चाइना ऑल्सो, तो जो भी डेवलप नेशंस है, ऑलरेडी वो सब कंट्री में टेक्निकल एनालिसिस का जो यूज है काफी, मतलब डेवलप हो चुका है बहुत पहले ही। इंडिया में भी सिमिलर पैरामीटर से मार्केट डेवलप भी हुआ है, सेंसेक्स निफ्टी जैसे डेवलप हुआ है, उसके साथ साथ टेक्निकल पैरामीटर्स भी काफी डेवलप हुआ है। अब कुछ इंडियन सिस्टम भी हम लोग इंडियन कॉन्सेप्ट के साथ भी देखते हैं, और कुछ चीजें जो यूएस जापान से आया है उसको भी देखना पड़ेगा। तो क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बताऊंगा, ट्रेडिंग तो सर करना ही है आगे आगे, ठीक है, टेक्निकल को यूज करके मार्केट को अंडरस्टैंड करना, चार्ट से समझना, पैटर्न समझना, इंडिकेटर समझना, ठीक है, फिर आपका कैंडल स्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ना टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ टेक्निकल एनालिसिस किस लेवल तक कनेक्ट करता है, इसके बारे में सबसे पहले मुझे बताना चाहिए। तो बेसिकली आज का जो डिस्कशंस है, ये मेनली मैं बैकग्राउंड डिस्कशंस करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे मैं आपको मार्केट के साथ धीरे धीरे कनेक्ट करता रहूंगा, ठीक है, धीरे धीरे मैं आप लोगों को मार्केट के साथ कनेक्ट करता रहूंगा, ताकि आप लोग जो कुछ भी पढ़ोगे उसके साथ साथ आप डे टू डे मार्केट में सिमिलर चीज को यूज करना भी सीख जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब एक क्या बोले सर, एक प्रैक्टिसिंग मैटर, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप को क्या बोलेंगे, साइन कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि वो चाकू होता है ना, चाकू, या जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं छुरी, उसको जितना तुम यूज करोगे, ठीक है, उतना उसके ऊपर धार आता है, फिर धार थोड़ा खराब हो जाता है तो फिर उसको फिर अपडेट करना पड़ता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, पहले अपने आप को यूज करो, प्रैक्टिस करो, करते करते देखना अगर थोड़ा सा कभी लगा कि हो नहीं रहा है, फिर अपने आप को थोड़ा अपडेट करो, फिर यूज करो, देखना आप मार्केट में धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्रेडिंग पर्पस के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अगर मैं टेक्निकल, दो तरह का एनालिसिस मार्केट में सबसे पॉपुलर है, वन इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल, ठीक है। अब टेक्निकल का यूज जो है वो डे टू डे मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मतलब मानो कि एनुअल इन्वेस्टमेंट या हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट या 3 मंथ्स 4 मंथ्स पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, इनके लिए भी टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कैसे, मतलब बेसिकली ये एंट्री एंड एग्जिट सिचुएशंस को बताने के लिए बहुत हेल्प करता है। मानो कि आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मानो कि आप चाहते हो कि 6 मंथ्स में आपका कुछ टारगेट है, और 6 मंथ्स के अंदर आप अपना वो इन्वेस्टमेंट टारगेट कंप्लीट करके आप निकलना चाहते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मानो कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया जब उसका दाम चल रहा था से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, जस्ट इमेजिन, हाँ, जस्ट इमेजिन करो, आगे आगे चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। दादा स्क्रीन शेयर है? यस सर। तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता, नॉर्मली जो एक परसेप्शन है कि टेक्निकल एनालिसिस इज ओनली फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, बट ये परसेप्शन कंप्लीट वे में सही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस नॉट जस्ट फॉर ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल्सो फॉर इन्वेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये परसेप्शन बहुत सारे लोगों के मन में, मैं देखता हूँ जब भी किसी से बात करता हूँ, उनको यही लगता है कि टेक्निकल सीखूंगा तो ट्रेडिंग करूंगा, और फंडामेंटल सीखूंगा तो इन्वेस्ट करूंगा, बट नॉट नॉट नेसेसरी। टेक्निकल फंडामेंटल मिलके आप लोग एक एनआईएसएम में एक कोर्स भी है सर, रिसर्च एनालिस्ट बोल के, आप लोग जानते होंगे। हाँ सर, मैंने पहले भी बात किया रिसर्च एनालिस्ट के बारे में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको करने के बारे में मेरे को इच्छा भी जताया,
कि सर धीरे धीरे हम लोग रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम करेंगे। मैं भी बोलता हूँ कि जरूर करना सर। और अगर आप NISM का रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम को देखते हो, ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे मतलब एक मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट जो कोई भी बनता है, ठीक है, जो कोई भी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं उनका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो इसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल दोनों चीज आपको दिखेगा। आपको दोनों चीज दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही है। ये देखो फंडामेंटल रिसर्च भी है, ठीक है, और साथ में रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए आपको टेक्निकल पैरामीटर्स एज वेल एज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी आपको देखना पड़ता है, तभी जाके आप एक प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। यहाँ पर पूरा सिलेबस दे नहीं रहा है, बट अगर आप पूरा सिलेबस को कवर करोगे, आप देखोगे कि आपको हर एक चीज देखने को मिलता है। चलो ठीक है, जब आप लोग रिसर्च एनालिस्ट के लिए सोचोगे, तब आप लोगों को मैं धीरे धीरे सब चीज बता दूंगा। बट टेक्निकल, फंडामेंटल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, ये तीन मिलके होता है रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट कॉन्सेप्ट। और ये रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद आप मार्केट में अपने आप को एक बहुत ही अच्छा पोजीशंस में पाओगे सर, ठीक है, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब फिलहाल मैं आपको वापस लेके चलता हूँ जो हम लोग का करंट सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग हैं, ठीक है। तो ये सब NISM के साइट है, मतलब सेबी का जो साइट है, आप लोग विजिट करते होंगे, आई नो दैट। अगर नहीं विजिट करते हो तो विजिट करो, देखो क्या क्या एग्जाम हो सकता है। जो लोग मार्केट में सोच रहे हो जॉब के लिए या फिर अपने आप को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए, जरूरी नहीं कि हर कोई जॉब में जाए, ठीक है, कोई कोई अपने लिए भी पढ़ता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब नॉलेज तो बढ़ेगा, साथ में अगर एक सेबी का सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी आ जाए तो ये भी लोगों को काफी हेल्प करता है, ठीक है। और मार्केट में काफी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम का भी। ओके, ठीक है सर, ये तो समय के साथ साथ पता चल जाएगा। बट जो बात मैं कर रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि ये दिख रहा है आपके सामने कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अलग अलग कैंडल दिख रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग एक्चुअली यही करेंगे कि हम लोग ना अलग अलग कैंडल्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक्स है ना, इसका जो अलग अलग स्ट्रक्चर है। कभी देखोगे कि किसी का, जैसे ये एक आपको दिख रहा होगा जो करेंटली फॉर्म हुआ है, ये आज का मार्केट में अभी ये चल रहा है निफ्टी 50 में, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर देखो ये क्या बना है बोलो तो, ये एक स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, ये एक स्पिनिंग टॉप है। अगर ये थोड़ा और पतला हो जाता तो इसको हम लोग दोजी बोलते हैं। हाँ तो था, दिस इज इट्स लुक लाइक अ स्पिनिंग टॉप, ठीक है। मतलब जैसे स्पिनिंग टॉप मतलब ऐसा, जैसे वो लट्टू तर जैसा होता है ना, जैसे हम लोग बचपन में लट्टू घुमाते थे, कुछ वैसा नहीं दिख रहा है दादा? अरे वैसे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसीलिए इसका नाम स्पिनिंग टॉप पड़ा है। तो ऐसा ही बहुत सारा अलग अलग कैंडल है, जैसे कुछ है हैमर जैसा देखने में है, जैसे देखो ये हैमर जैसा है, ठीक है। अच्छा ये और भी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, मैं बोला ना आपको, ये कुछ पतला भी होता है, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये जो एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, कोई कलर नहीं बना है, ये देखो, विदाउट एनी कलर, ये क्या है, दोजी है, दोजी, ठीक है। तो बात क्या है सर, अब ये जो दोजी, स्पिनिंग टॉप, हाँ, हैमर, ठीक है, ये सब क्या है? और इसको देख के क्या, ऐसा क्या तीर मार लेंगे, ठीक है। सर तीर क्या मारेंगे वो तो समय बताएगा, ठीक है। ये सब पढ़ के या समझ के तीर क्या मारेंगे वो तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन उससे भी बड़ा चीज है कि ये सब है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में आपको कैंडल स्टिक्स जानना सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर। और सबसे बड़ा बात क्या है जाना, तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ना, इसी से चार्ट बनता है। और ये जो कैंडल स्टिक्स को पहचानना, उसको प्रॉपरली अंदर से समझना, उसका कैरेक्टर को समझना, और उसके बेसिस में मार्केट क्या रिएक्ट करेगा उसे समझना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको रिसेंटली, जैसे कोई भी एक अदानी का शेयर बोलता था, जैसे अदानी एंटरप्राइज, इसमें बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा है अच्छा। रिसेंटली। हाँ चलो ये देखो, ये देखो, अगर आप अदानी एंटरप्राइज को ही देख लो आप, ठीक है, अदानी का आउट ऑफ 7 मार्केट में कम से कम 7 लिस्टेड अदानी एंटर, मतलब अदानी ग्रुप का शेयर मार्केट में लिस्टेड है। उसमें से कुछ क्वेश्चन रेज हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग जो लोग मार्केट का खबर रखते हो उनको जरूर पता होगा, जो नहीं रखते कोई बात नहीं, आगे आगे रखना चालू कर दोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अदानी में एक हिंडनबर्ग बोल के एक बहुत ही फेमस रिसर्च कंपनी है यूएस का, जो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग करता है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, ये भी मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ टेक्निकल में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई बड़ा रिसर्च कंपनी अगर किसी स्टॉक कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन रेज करता है, वो भी नेगेटिव, ठीक है, कि कंपनी के बिजनेस को लेके, कंपनी का मार्केट डेप्थ को लेके कुछ क्वेश्चन रेज किया, मतलब प्रूफ नहीं है सर, अभी सिर्फ क्वेश्चन रेज किया, और मार्केट
उसके हिसाब से कैंडल स्टिक्स बना दिया। अब ये कैंडल कैसे बना? मार्केट में जो पब्लिक ट्रेड करता है उनके रिएक्शन का इफेक्ट है ये। पब्लिक जो ट्रेड लेता है ना, जो भी बड़े बड़े कंपनीज हो, रिटेल ट्रेडर हो, व्हाटएवर, उनका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये कैंडल स्टिक्स में नजर आता है। और लुक एट दी सिचुएशंस। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सभी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, हड़बड़ नहीं करना है सर, सीखना है। और क्या है ना, मेरा एक पर्सनल मानना है कि सीखने के लिए एक ही बार टाइम देना है, लेकिन सॉलिड टाइम देना है। लेकिन उसके बाद जो भी सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करते करते अपने आप को डेवलप करना है। लेकिन सीखने के टाइम पे कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। सर ये जल्दबाजी ना, जैसे हिंदी में कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, तो हमें शैतान नहीं बनना है, हमें पेशेंस के साथ एक एक चीजों को सीखना है। आज मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले दिन ही थोड़ा सा, आज मैं पहला क्लास दे रहा हूँ सर टेक्निकल का, न्यू बैच का, तो इसमें मैं स्टार्टिंग क्लास में ही मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि सर देखो ये सब कैंडल स्टिक्स है और इसको पहचान के मार्केट को कैसे पहचाना जाता है। अब देखो मैं आपको कुछ कैरेक्टर प्रूव करके देता हूँ, बाकी आगे आगे जब आप लोग एक एक कैंडल का कैरेक्टर जानोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए हुआ है। देखो सर, जैसे ये अदानी एंटरप्राइज, अगर आप देखते हो ये कितना दिन का है, ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है, मतलब दिन के वाइज, ठीक है, मतलब डे वाइज कैंडल है। ऐसे कैंडल मिनट का भी होता है, ठीक है, आवर का भी होता है, ठीक है, आवरली कैंडल्स भी मिलता है आपको। तो ये मिनट कौन कौन यूज करता है, आवरली कैंडल कौन यूज करता है, डे वाइज कैंडल कौन यूज करता है, वीकली कैंडल कौन यूज करता है, ये सब बताएंगे। ठीक है, ये अलग अलग ट्रेड सेटअप पे डिपेंड करता है, अलग अलग ट्रेडर अलग अलग माइंड सेटअप में ट्रेड करता है, तो उसके ऊपर बेस करके ये अलग अलग किसको मिनट करना है, किसको आवर करना है, किसको वीकली करना है, किसको डे वाइज देखना है, वो सोचता है। लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने डे रखा हूं, तो आप डे के हिसाब से देखो कि क्या सिचुएशंस बना है अदानी में। सर देखो, अगर मैं 31 जनवरी का कैंडल देखूं, ये क्या बना है बोले तो, ये दोजी बना है। उससे पहले ये एक स्पिनिंग टॉप बना था, और उससे पहले एक बियरिश मारूबुजू बना है। क्या बना है? मारूबुजू। सर मतलब क्या है? डोंट वरी, मैं एक एक करके बताऊंगा सब कैंडल के बारे में, फिलहाल थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। मारूबुजू जो होता है ना सर, उसको जापानीज, ये जापानीज नाम है मारूबुजू। पता सुने छिस आगे नाम तक कखनो मारूबुजू? ऐसे ठीक है, मारूबुजू माने की जब माने जानी बार्डनेस। मारूबुजू मतलब बार्डनेस। बार्डनेस मतलब टकला, जिसके सर पे बाल कम हो, ठीक है, उन्हें कहा जाता है मारूबुजू। ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट, द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको नॉर्मल कैंडल स्टिक्स के अंदर अचानक से एक बार्ड कैंडल दिख जाए, बार्ड कैंडल मतलब मारूबुजू बोलते हैं उसको, जापानीज नाम है मारूबुजू। ठीक है, अब ये मारूबुजू का मतलब होता है जिसके सर पे बाल कम है। अब इसका मतलब देखो, अब जापानीज लोग, ये देखो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है, इसका अगर आप अपर कैंडल देखते हो, जैसे इसको हम लोग नॉर्मली कैंडल के ऊपर क्या होता है, बंगाली में हम लोग बोलते हैं सोलते, या हिंदी में बोलते हैं रुई। ठीक है, मतलब जो उसको इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर कैंडल स्टिक्स में क्या बोलेंगे, कैंडल स्टिक्स में बोलते हैं वीग। ठीक है, क्या बोलते हैं? वीग। ठीक है, अब ये जो वीग बना है ना, ठीक है, ये बहुत ही हल्का सा बना है, मतलब ना के बराबर। जैसे होता है ना किसी के सर पे थोड़ा कम बाल होता है, जैसे मेरा पतला सा है, ठीक है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसके सर पे बहुत पतला बाल हो या फिर बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो नॉर्मली जो हार्डकोर डेफिनेशन है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं रहेगा, बट हल्का फुल्का भी रहे तो भी समझना पड़ेगा कि वो मारूबुजू है। अब ये मारूबुजू होने से क्या क्या हो क्या गया, कैंडल स्टिक्स में अगर 31 जनवरी को ओवरऑल कैंडल मारूबुजू, वो भी बियरिश बना है, रेड, इसका मतलब क्या जानते हो? कि अगले दिन मार्केट में कुछ हलचल होने वाला है, मतलब मार्केट या तो अप होगा या तो मार्केट डाउन जाएगा। सर कुछ भी हो सकता है, जब जब मारूबुजू फॉर्म होता है तब तब आगे आगे एक दो दिन के अंदर कुछ तो मार्केट रिएक्ट करेगा, या तो बियरिश या तो बुलिश। लेकिन मारूबुजू फॉर्म होने के बाद 1 फरवरी को, अगर सॉरी सॉरी ये कौन सा डेट है, ये 27 जन। फिर अगर आप उसके बाद 27 के बाद सैटरडे संडे आ गया था,
उसके बाद 30 जनवरी को देखो आप, 30 जनवरी को स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप तब बनता है जब मार्केट इंडिसीजन में होता है, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी इंडिसीजन क्रिएट होने का मतलब क्या है कि मार्केट में कुछ तो होने वाला है। सेकेंड डे 31 जनवरी भी मार्केट में फिर से स्पिनिंग टॉप, मतलब मार्केट अभी भी इंडिसीजन में है, मतलब मार्केट अप होगा कि डाउन होगा, मार्केट टोटली कंफ्यूज। बट द पॉइंट इज दैट जैसे बहुत बड़ा तूफान आने से पहले, बहुत बड़ा तूफान आने से पहले या बहुत बड़ा साइक्लोन आने से पहले मार्केट में एक हलचल मचता है ना, मतलब एनवायरनमेंट में, वैसा ही मार्केट में ना जब भी मारुगोजू फिर स्पिनिंग टॉप फिर दोजी ऐसा दिख जाए ना, आप समझ लेना कि मार्केट में कुछ तो होने वाला है। जैसे ये मैंने आपको बता रहा अदानी एंटरप्राइज में, ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक में बता रहा हूं, ऐसा आप निफ्टी में भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, कोई भी एनएससी बीएससी मिला के आपको करीब करीब 7,000 कंपनी मिल जाएगा मार्केट में लिस्टेड है। आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो, कोई भी कंपनी ले लो, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर कैंडल समझ में आए तो आप उसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हो, बट हाँ, जिस पर्टिकुलर कंपनी में ट्रेड ले रहे हो उसके बैकग्राउंड या फंडामेंटल चेक भी करना चाहिए, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, बट हल्का फुल्का करने से चलेगा, ठीक है। मेनली आप टेक्निकल पे ध्यान देना है, टेक्निकल देख के ट्रेड लेना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मार्केट गिर सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक इंडिसीजन में है। इंडिसीजन का मतलब ये होता है कि मार्केट अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, और क्योंकि अभी अदानी के बारे में थोड़ा डाउन मूवमेंट ही ज्यादा है, ऊपर से ये बियरिश मारुगुजू बना था, ऊपर से ये स्पिनिंग टॉप, ये दोजी या स्पिनिंग टॉप रेड है कि ग्रीन है, ग्रीन मतलब बुलिश कॉन्सेप्ट, रेड मतलब बियरिश कॉन्सेप्ट, बट इतना भी मायने नहीं रखता। बट पॉइंट इज दैट कि किस मूवमेंट में बना है। अगर देखा जाए तो ये जो स्पिनिंग टॉप और दोजी बना है ये एक्चुअली डाउन ट्रेंड में बना है, ये देखो, ये जो ट्रेंड बना है ये डाउन ट्रेंड बना है, तो डाउन ट्रेंड में फॉर्म है ये, तो इसका मतलब मार्केट और नीचे जाएगा। और जस्ट लुक एट दिस, 1 फरवरी को मार्केट नीचे गया, কথা ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? है सर। मतलब एवरीथिंग एज पर कैंडल हो रहा है, देख, एज पर कैंडल हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली आपको आगाज देता है ना, बोलता है ना आगाज, आगाज मतलब आपको पहले से ही क्या हो सकता है उसके बारे में एक आइडिया दे देता है, ठीक जैसे वेदर डिपार्टमेंट साइक्लोन आने से पहले हमें बता देता है, ठीक है, टेक्निकल पैरामीटर बता देता है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होगा, अगर तूफान इस तरफ आता है तो फिर इस पर्टिकुलर वे से जाएगा। तो यही चीज है कैंडल स्टिक्स का मेन पर्पस, ठीक जैसे वेदर डिपार्टमेंट बताते हैं वैसा ही सॉफ्टवेयर के थ्रू से, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, चाहे आप जीरोधा यूज करो, चाहे आप स्टॉक्स यूज करो, ठीक है, आप जो पसंद है करो, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर मोटा मोटी सब सेम काम करता है, ठीक है, कैंडल स्टिक सभी का इक्वल फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सेंट्रली मैनेज होता है, सेंट्रली मतलब स्टॉक मार्केट वे में बीएससी एनएससी के थ्रू से मैनेज होता है। अब वो कैंडल्स का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिविजुअल ब्रोकिंग फर्म अपने हिसाब से बिल्ड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मार्केट के हिसाब से वर्क करता है। तो पॉइंट इज दैट कि हमें क्या करना होगा सर टेक्निकल एनालिसिस में, ये सब कैंडल स्टिक्स में हाथ बनाना होगा, ये सब कैंडल स्टिक्स का कैरेक्टर को समझ के मार्केट का जो कैरेक्टर है, मार्केट का जो रिएक्शन है उसे पहचानना होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको पहचान लिए तो क्या हो जाएगा, सर इसको पहचान लिए तो ये होगा कि अगर आप यहाँ पर 3,000 टका में, अगर मानो कि आप स्टॉक को होल्ड कर रहे थे, तो होल्ड कर रहे थे और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, कहाँ गिरा, देखो 3,000 से स्टॉक नीचे गिरा 1 फरवरी को 2,000 तक गिर गया, ठीक है, 2,000 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, मैं 2,000 ही मान के चल रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट में स्टॉक नीचे गिरा, मतलब 1,000 टका पर शेयर का लॉस जिसका भी हुआ है ना। पॉइंट इज दैट कि अब अगर चाहते हो कि हमें लॉस नहीं खाना है तो आप 3,000 में सेल करके अपना पोजीशन क्लोज कर दो, लेकिन उससे भी बड़ा एक चीज है, 3,000 में सेल करके पोजीशन अगर क्लोज नहीं करना चाहते, एक और भी टेक्निक है, आप शॉर्टिंग करो, शॉर्ट सेल, मतलब शॉर्ट सेल में क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ, बाद में डिटेल्स चर्चा करूंगा। आप 3,000 टका में यहाँ पर इसको पहले सेल करो, फिर जब ये 2,000 के आसपास आएगा या जब भी आपको लगे नीचे आएगा, अब उसको बाय कर लो, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है मार्केट में। अब आगे आगे मैं आपको चर्चा करूंगा कि कैसे शॉर्ट सेलिंग होता है, बहुत लोग किए हैं, तोता भी आजकल शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, हाँ तोता, राइट तो।
पूरा सीधी तो है सर एक बार कुछ। वेरी गुड सर। तो बेसिकली नाउ पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज दैट कि इफ वी अंडरस्टैंड द कैंडल स्टिक्स प्रॉपरली, ठीक है, अगर हमें कैंडल स्टिक्स का कैरेक्टर और उसको पहचानने में हमें इजी लगता है, तो फिर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हम लोग मार्केट में अपना पोजीशंस भी बना पाएंगे। ठीक है। तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली मैं आपको कुछ कहानी सुना रहा था जो रियल लाइफ सिचुएशंस में होता है, वही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि सर टेक्निकल एनालिसिस क्या है। ठीक है, क्या ओपन होगी देखो, एक सेकेंड। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इन सिंपल व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस व्हाट इट इज एंड हाउ टू यूज इट इन इन्वेस्टिंग। ठीक है, हाउ टू यूज इट इन इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग। ठीक है, मेनली ट्रेडिंग ऑब्वियसली। तो इन सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग स्टॉक मूवमेंट बेस्ड ऑन पास्ट मार्केट डेटा, प्राइमरीली प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइमरीली प्राइस एंड वॉल्यूम। अब प्राइस कैसे देखना है, जो मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा, वॉल्यूम कैसे चेक करना है, ये सब बताना है आगे आगे। यही सब चीज आपको मुझे आगे आगे बताना है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक, देखो सर यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबल वाइज दिया है, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मतलब मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग स्टॉक मूवमेंट बेस्ड ऑन पास्ट मार्केट डेटा। तो जो कुछ भी पहले हुआ है उसके बेसिस में, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं जो इतिहास हो गया उसे क्यों याद करना, अरे सर इतिहास से ही तो, इतिहास ही तो वर्तमान को बताते हैं, हिस्ट्री ही तो प्रेजेंट को बताते हैं। अगर हिस्ट्री में कुछ चीजें गलत हुआ है उसका इफेक्ट प्रेजेंट में आएगा, और प्रेजेंट में कुछ उसी का इफेक्ट आएगा तो फिर फ्यूचर भी खराब होगा। तो हिस्ट्री का बहुत इस्तेमाल है सर। हम लोग बचपन में इतिहास पढ़ते थे, हमें ऐसा लगता था कि सबसे बोरिंग पेपर है, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही बोलते हैं इतिहास वन ऑफ द बोरिंग पेपर। बहुत मुकुष्ट तो पढ़ते हो भाई, मतलब हम लोग ऐसे बोलते थे, अनेक पढ़ते हो भाई इतिहास, या तो मन रखा जाए ना वट एवर। बट एक्चुअली इतिहास इज नॉट लाइक दैट, हिस्ट्री इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट्स लाइक अ मैथ्स। जो इतिहास समझ गया ना किसी भी चीज में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक मार्केट टेक्निकल कैंडल्स हो, या फिर लाइफ के साथ जुड़ा हुआ कोई मैटर हो, देश के साथ जुड़ा हुआ मैटर हो, हिस्ट्री इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में अगर कुछ भी करेंटली सिचुएशंस में गड़बड़ है, उसको ठीक करना मैंडेटरी है। और कैंडल स्टिक्स भी सिमिलर पैरामीटर भी सोचता है। अगर इतिहास को देख के एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सबसे बेहतर होता है। ऐसे और एक चीज भी कहता है सर मार्केट में, आपको आगे मैं बताता हूँ, कहता है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, बार बार। ठीक है, अब ये जो बार बार दोहराने वाला बात है ना, दोहराना मतलब क्या, मतलब बंगाली में हम लोग इसको बहुत सुंदर से बोलते हैं, हाँ दादा, इतिहास নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে, তাই তো? এরকম একটা বাংলা আছে না? है सर। তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তো হবেই হবে, হতেই হবে। ঠিক আছে, मतलब होना ही पड़ेगा। अब चलो देखते हैं कि टेक्निकल को समझते कैसे हैं। ठीक है, इसको एकदम डिटेल्स में बताएंगे सर। चलो, तो बेसिकली ये एक मेथड है मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए। अच्छा, टेक्निकल पे क्या क्या चीज कवर करेंगे एक बार ये भी बता देना चाहिए ना। हाँ, टेक्निकल पे मेन मेन क्या क्या पॉइंट कवर करना है हम लोगों को, मेन में, साथ में एडिशनल पॉइंट्स भी आएगा बीच बीच में। तो एडिशनल पॉइंट जब आएगा मैं आपको बता दूंगा क्लास चलते चलते। लेकिन किंतु परंतु मेनली क्या क्या कवर करना है, अगर आप देख पा रहे हो तो ध्यान से देखो जरा। जैसे कि बैकग्राउंड के बारे में जानना है, जैसे कि मैं आज आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर इंट्रोडक्शन, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद मैं आपको, ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन देना चालू कर दिया, लेकिन अलग अलग टेक्निकल का बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एजम्पशंस है बेसिकली, टेक्निकल एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब जिसके ऊपर ये टेक्निकल एनालिसिस बना हुआ है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस में बना हुआ है सर। फिर मैं आपको बताऊंगा चार्ट टाइप्स, कि क्या क्या चार्ट टाइप्स होता है जिसके ऊपर बेस करके टेक्निकल बना हुआ है। फिर धीरे धीरे मैं आपको कैंडल स्टिक्स पे लेके जाऊंगा, किस पे, कैंडल स्टिक, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर दिया, क्योंकि कैंडल स्टिक्स ही
कैंडल स्टिक्स जो है ना, यही टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको और क्या बताऊंगा, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। कैंडल का अलग अलग जो भी बातें हैं, सिंगल कैंडल स्टिक्स का ऊपर बहुत सारा बातें करेंगे। फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम्स, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, डाउ थ्योरी। एक्चुअली डाउ नहीं बनाया टेक्निकल कॉन्सेप्ट, डाउ थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाउ नहीं बनाया चार्ल्स डाउ, ठीक है। इन्होंने ही डेवलप किया टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ये यूएस का है। लेकिन नॉट जस्ट डाउ, यूएस में डाउ ने बनाया, बट कैंडलस्टिक्स कॉन्सेप्ट जापान में, मतलब एशिया का जो ईस्टर्न कंट्री है सर, ठीक है, जापान में ये चीज बहुत ही पहले से बना हुआ था, ठीक है। इसीलिए कैंडल स्टिक्स का एक दूसरा नाम है जापानीज कैंडल स्टिक्स। अब देखेंगे जब हम लोग कैंडल स्टिक्स में धीरे धीरे आ जाएंगे ना, अब यही देखेंगे कि हम लोग जापानीज बात ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सारा का सारा, ठीक है, हरामी, मारुबुजो, ठीक है, ऐसा ऐसा नाम करेंगे ना। हरामी मतलब हिंदी वाला हरामी नहीं, ये जापानीज हरामी है। जापानीज हरामी में ओल्ड जापानीज एक लैंग्वेज है, अभी यूज उतना नहीं होता जापान में भी। ओल्ड जापानीज, जैसे हमारे यहाँ पर जैसे संस्कृत पुराना लैंग्वेज है, वैसे जापान का भी पुराना लैंग्वेज है। तो जापानीज ओल्ड लैंग्वेज में हरामी सबका मतलब होता था प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, मतलब गर्भवती महिलाएं, ठीक है। तो अब वो गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट वुमेन का भी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले है। आप समझ नहीं पा रहे सर क्या चीज है ये टेक्निकल एनालिसिस, धीरे धीरे सारा चीजें समझ में आ जाएगा। फिर डाउ के बारे में भी बात करेंगे, वेव थ्योरी, एलियट वेव, ये भी गजब बात की है सर, ठीक है। इनका जो मार्केट का जो वेव कॉन्सेप्ट है, इनके ऊपर इन्होंने जो बात किया वो मार्केट में होता ही होता है। एंड फिर धीरे धीरे हम आपको कैन मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के बेसिस में फिनाले करेंगे, मतलब जितना सारा चीज हम लोग सीखेंगे उसके बेसिस में एक फाइनल पॉइंट की। सारा पॉइंट सीखने के बाद एक होता है ना टोटल करना, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं बिंदु बिंदु से सिंधु, इट्स लाइक दैट कि एक एक पॉइंट, एक एक मतलब बिंद है, ठीक है, एक एक बिंदु है, ठीक है। अब वो एक एक बिंदु बूंद बूंद को अगर जोड़ते जाएंगे, फिर लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में एक एक्सपर्टीज बनने के लिए सारा चीज को टोटल कर देंगे। अच्छा, और एक मजा का बात सर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एनआईएसएम में डायरेक्टली एग्जाम जो होता है वो रिसर्च एनालिस्ट का होता है, लेकिन और एक एग्जाम होता है एनएसी का। जो लोग एनएसी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम देना चाहते हो, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस का ये वाला मॉड्यूल जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उसी मॉड्यूल का पार्ट है सर। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सर, ये देखो सर, इसमें भी ये सर्टिफिकेशन वैलिडिटी है, लाइसेंस एग्जाम है एनएसी का। ओके दादा, दिखाई दे रहा है? है सर। ठीक है। अब तुम लोग क्या करोगे सर, मतलब जैसे तुम लोग टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखो, अल्टीमेटली मैं सारा पॉइंट ही कवर करूंगा जो एज पर एनआईएसएम है, एज पर एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद आप लोग अपने जॉब के लिए हो या फिर बेनिफिट के लिए हो, आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल किसके किसके लिए बेनिफिटेड है, स्टूडेंट्स, स्टॉक एनालिस्ट, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉय विथ ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट डिविजन्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, and anybody having interest in this subject। কথা ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে? है सर। ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सीखो टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप एक स्टॉक एनालिस्ट हो, ऑब्वियसली आपके लिए है। अगर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, मतलब आप फाइनेंशियल एरिया में अपने आप को एज ए प्रोफेशनल बिल्ड किए हो, लोगों को एडवाइस करते हो, ठीक है, खुद का फार्म है आपका, ठीक है, फाइनेंशियल में डील करते हो, ठीक है, तो आपके लिए भी है। अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हो जो ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बैंक के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी है। और अगर आप कुछ नहीं हो, बस आपको इंटरेस्ट है, सीखना है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एनरोल ना हो तो बाद में कर लेना, अभी नहीं, जब आप लोग रेडी हो जाओगे, ठीक है, तब करना। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है सर, ठीक है। ये जो एग्जाम है इसको एनसीएफएम एग्जाम बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम है, ये एकदम पर्टिकुलरली टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम है। इसमें इंडिया, पूरा इंडिया भर में एग्जाम होता है, इंग्लिश में होता है ऑब्वियसली, ठीक है। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग ईच एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर में, ठीक है। और आपको 60 क्वेश्चंस रहेगा, आपको ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये देखो मेन मेन क्या आउटलाइन टॉपिक है वो भी दिया है। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल कैंडल चार्ट, पैटर्न स्टडी, इंडिकेटर, ऑस्किलेटर्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी,
ठीक है, डाउ थ्योरी, इडियट वेव थ्योरी एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, मतलब बेसिकली जो मैं अभी आपको मेरे नोट से आपको बता रहा था, ठीक है। और अगर आप कोर्स आउटलाइन को डाउनलोड करोगे, ये देखो सर, वही चीज, मतलब मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा जोड़ लिया। बाकी अगर आप एनएसी के कोर्स के हिसाब से भी सोचो, इट्स सेम कॉन्सेप्ट, देख लो एक बार। इवन जो लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे काम करना चाहते हैं एनएससी में भी, टेक्निकल नॉलेज के बेसिस में, वो भी धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करके फिर अपना नॉलेज लेके जाएगा, वो जा सकता है। एनएससी बीएससी हर जगह में एप्लीकेबल होते हैं सर। और सब ऑब्वियसली आज के डेट में स्टॉक मार्केट जॉब्स के लिए एनआई से मैंडेटरी है, बिकॉज वो सेबी का है। लेकिन एनएससी का सर्टिफिकेशन एज वेल एज बीएससी का सर्टिफिकेशन, ये भी बहुत वाइटल है, स्पेशली एनएससी का सर्टिफिकेशन बहुत वैलिड है। ठीक है, ये देखो मैं आपको यही बताऊंगा अभी, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, इसी पे मेरा मेन करेंटली फोकस रहेगा। फिर मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा कैंडल चार्ट्स पे, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको अलग अलग कैंडल्स एंड चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अलग अलग, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना, ये देखो मैं आपको आज स्टार्टिंग में ही हैमर के बारे में बोल रहा था, हैंगिंग मैन के बारे में बोल रहा था। फिर आपको मैं मारूबोजू नहीं बता रहा यहाँ पर, होगा, ठीक है, सारा होगा, सिंगल कैंडल स्टिक्स, ठीक है। हरामी के बारे में बोल रहा था, ये देखो हरामी, हरामी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, हरामी। लेकिन वन ऑफ द मेरे सबसे फेवरेट में अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं, मेरे लिए बहुत फेवरेट है इंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसको जान जाओगे ना अंदर से, तो फिर दोची, वो भी मैं बता रहा था आपको। फिर आपको कैंडल स्टिक की पहचान होने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पैटर्न स्टडी की तरफ बढ़ेंगे, पैटर्न स्टडी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिर डबल टॉप्स, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, गैप थ्योरी, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको अलग अलग इंडिकेटर्स एंड ऑस्किलेटर्स के ऊपर बात करूंगा, ये भी बहुत वाइटल है, ठीक है। फिर जाके आता है सर एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, एमएसीडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके अंदर भी आता है सर बॉलिंजर बैंड, ठीक है, एमएसीडी बेनिफिट क्या है, ये भी बात करेंगे सर। और फिर सब कंप्लीट होने के बाद फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, बेसिकली टेक्निकल के बेसिस में आपको बिल्ड करना है, डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मैं अभी अभी बताऊंगा सब धीरे धीरे, ठीक है। फिर इस तरह से डाउ एंड एलियट वेव थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में स्टॉप लॉस यूज करना, कैसे प्रॉफिट बुक करोगे, ठीक है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने का क्वालिटी क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडर्स, डूज एंड डोंट्स इन ट्रेडिंग, ठीक है, रूल्स टू स्टॉप लूजिंग मनी, ठीक है, चूजिंग द राइट मार्केट टू ट्रेड, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एनएससी भी बताते हैं, ठीक है, वही चर्चा करना है। और एक्चुअली ये जो नोट्स भी है, ये एनएससी के बेसिस में ही बना हुआ नोट्स है सर, ठीक है। ओके चलो फिर, इसमें थोड़ा स्टोरी वाइज दिया हुआ है, ताकि पढ़ने के टाइम पे आप जब फोकस करें आपको थोड़ा सा इजी लगे, ठीक है। ये जो नोट्स है ये तो थोड़ा थोड़ा स्टोरी टाइप में है, ठीक है, क्योंकि हर एक बातों के ऊपर बेस करके कुछ ना कुछ केस लॉस, क्वेश्चंस, केस स्टडीज टाइप बोला गया है। বুঝে যাচ্ছে ব্যাপারটা দাদা? है सर। तो फिर जल्दी जल्दी टेक्निकल करके टेक्निकल का एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाओ, जिनको एग्जाम देके मार्केट में आना है, जिनको मार्केट में नहीं आना है पर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, वो भी एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, ताकि आपको एक बूस्ट मिलता है अंदर से। ओके, तो जैसे कि अगर आप लोग, मैं इतना समझता हूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक्स जरूर पता होगा, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जरूर मुझे बताएं। आपको मैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स का सारा लेक्चर्स, 17-18 लेक्चर्स है, अगर आप वो बेसिक्स एक बार कर लेते हो ना, आपको मार्केट का पूरा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अगर आप भूल गए हो या फिर अगर आप बेसिक्स आइडिया बिल्कुल नहीं है आपको, मतलब मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, स्टॉक मार्केट कैसे एनवायरनमेंट में रेडी होते हैं, मार्केट में पैसा का फ्लो कैसे होते हैं, कौन कौन मार्केट को चलाते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक पैरामीटर है जो मार्केट को हैंडल करते हैं, ठीक है, बैंक क्या डिसीजन लेने से इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है, आरबीआई, सेबी किस किस तरह से मार्केट को कंट्रोल करते हैं, हु आर दी इंटरनल ऑपरेटर ऑफ द मार्केट, ठीक है, बीएससी एनएससी कैसे काम करते हैं, आखिर एक कंपनी स्टॉक मार्केट में आता कैसे है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्यों किया जाता है, ये जो बच्चा बच्चा सवाल है, ये बच्चे लोगों के ही सवाल है सर, ठीक है।
कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है, अब ये बताना का तो ट्रेडिंग का जगह नहीं है, इसके लिए आता है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो वो सब चर्चा के लिए अलग से बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास है, उसको आप अगर देखोगे आपको बेसिक्स आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास का जो भी लिंक है प्रोवाइड करूंगा, आप एक बार जरूर देख लेना सर। अच्छा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक्स पता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमें अभी सीखना है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में अपना ग्रिप बनाने के लिए हमें सीखना है टेक्निकल। एक मजा का बात बोले तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इफ यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालिसिस, नॉट जस्ट स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग ही सिर्फ नहीं, मतलब इक्विटी इक्विटी ट्रेडिंग ही नहीं, इक्विटी स्टॉक ही नहीं, आप, वो आजकल बहुत चलता है ना मार्केट में, बहुत बात होते हैं बिटकॉइन। हाँ सर, मतलब बिटकॉइन का, बिटकॉइन तो एक कंपनी है उस फील्ड का, बिटकॉइन को क्या बोलते हैं सर? बिटकॉइन जिस कैटेगरी में आता है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो, थैंक यू सर, क्रिप्टो। ठीक है, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। कॉमोडिटी मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट ये क्या होता है, अच्छा बताएंगे कॉमोडिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे बेसिकली मसाला में ट्रेड लेना, गोल्ड में ट्रेड लेना, सीमेंट में ट्रेड लेना, बुलियन पे ट्रेड लेना, कॉपर पे ट्रेड लेना, जिंक पे ट्रेड लेना, मतलब इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह, इंपॉर्टेंट मतलब माइन प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, कुछ मसाला जैसे कि इलायची, कैडम, मतलब जो जिसको कैडमम बोलते हैं, ठीक है, मसाला, ठीक है, ब्लैक पेपर, ये सब चीजों में भी इन्वेस्टमेंट होता है सर, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। कॉमोडिटी मार्केट, इसके लिए इंडिया में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है जो कॉमोडिटी एक्सचेंज में काम करते हैं, उसे एनसीएक्स कहते हैं। अगर आप एनसीएक्स में भी ट्रेड लेना चाहते हो और उसका भी आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न फॉलो करोगे, टेक्निकल फॉलो करोगे, अब उसको भी समझ सकते हो। मतलब टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट जस्ट फॉर द इक्विटी ट्रेडिंग। From the similar technical analysis concept, you can trade in stock, you can trade in Bitcoin, you can trade in commodity, you can trade in currency, you can trade in interest market. मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ट्रेड नहीं हो सकता टेक्निकल नॉलेज को यूज करके। कॉन्सेप्ट वही, बस ऑब्वियसली इक्विटी या स्टॉक मार्केट का फंडा अलग है, बिटकॉइन का फंडा अलग है, कॉमोडिटी का फंडा अलग है, क्रिप्टो का मतलब सॉरी करेंसी का फंडा अलग है, इंटरेस्ट डेरिवेटिव का फंडा अलग है, लेकिन है वही चीज। मतलब अगर आप टेक्निकल फॉलो करोगे, टेक्निकल हर चीज में सेम है, बस ईच एंड एवरी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी का अलग अलग फंडा है बस, और कुछ नहीं सर। सर ठीक है, एक पहले स्टॉक मार्केट के बेसिस पे सीख लेते हैं, फिर बाद में बाकी चीजों में भी आप अप्लाई करते रहना। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मार्केट का है। टेकिंग क्यूज फ्रॉम द प्रीवियस मॉड्यूल, वी नो दैट डेवलपिंग अ वेल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इज क्रिटिकल फॉर स्टॉक मार्केट सक्सेस। अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी हैव अ डायरेक्शनल व्यू। ध्यान से सुनना बात को। Taking cues from the various module, we now know that developing a well-researched point of view is critical for stock market success. A good point of view should have a directional view and should also include information. किस चीज में इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास? किस चीज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए सर? आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए प्राइस एट विच वन शुड बाई और सेल स्टॉक। ठीक है, किस दाम पे मतलब शेयर को बाई करें और किस दाम पे शेयर को सेल कर दें। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में अडानी में बात कर रहा था, सर रिस्क कितना इन्वॉल्व है, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कितना है, एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड क्या है, कितना दिन तक होल्ड करे, कितना मिनट तक होल्ड करे, सभी मैटर काम करता है। तो आपको ये 4 पॉइंट तो समझना ही, किस दाम पे बाई करूं, किस दाम पे सेल करूं, क्या रिस्क है उसमें, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कितना कमा पाएंगे, रिवॉर्ड जिसके पीछे, रिवॉर्ड के पीछे ही तो भागते हैं हम लोग, तो रिवॉर्ड कितना है। जब आप क्लाइंट को ट्रेड कराओगे, जो लोग मार्केट में स्टॉक एडवाइजर का काम करते हैं, उनको भी तो क्लाइंट को ट्रेड कराना होता है। तो एक क्लाइंट के लिए आप एक अच्छा ट्रेडर मतलब ट्रेड एडवाइजर कैसे बन पाओगे? कैसे आप एक अच्छा ट्रेड एडवाइजर बनाओगे आप खुद को, जैसे कि क्लाइंट भी खुश हो, कंपनी भी खुश हो, और आप भी खुश। तो उसमें एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड के बारे में ऑलवेज एक अच्छा एनालिसिस, गुड पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट इज दैट टेक्निकल एनालिसिस
को शॉर्ट में टीएबी कहते हैं. इट्स अ पॉपुलर टेक्निक that allows you to do just that. It not only helps you develop a point of view on a particular stock or index, but also helps you to define the trade, keeping in mind the entry, exit and risk perspective. कब लेना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए मार्केट में, कब एग्जिट कर जाना चाहिए मार्केट में, और क्या रिस्क पर्सपेक्टिव है. अगर मैं आपको करंट मार्केट सिचुएशन से बात करूं, जैसे मैं आपको अदानी के बारे में बोल रहा है ना, कुछ ही देर पहले मैं आपको अदानी इंटरप्राइज के बारे में बोल रहा. नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट, जैसे अच्छा अदानी का और भी स्टॉक है, जैसे और एक मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक हुआ करता है अदानी विल्मर. ठीक है, अदानी विल्मर शॉर्ट फॉर्म पे किया जाता था AWL. ठीक है, CWL. देखो कुछ दिनों से अदानी में कुछ प्रॉब्लम के कारण अदानी में प्रॉपर्ली विल्मर में ट्रेड ही नहीं हुई, और जब ट्रेड नहीं हुआ देखो आप देख सकते हो पूरा फ्रीज है ना, पूरा फ्रीज कर दिया. अब आप देखो सर 421 में स्टॉक चल रहा है करेंटली. नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या ये पॉइंट सही है मार्केट में एंट्री करने का, या फिर ये कैंडल स्टिक से आपको समझ में आना पड़ेगा. ये कैंडल स्टिक्स आपको बताएगा. जैसे ये स्टॉक जब मार्केट में आया था, अदानी विल्मर बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है सर, लिस्टेड स्टॉक मार्केट में हाल फिलहाल में ही हुआ है. आया था 220 समथिंग में, 230 समथिंग में. उसके बाद से स्टॉक 800 के आसपास चला गया था, 832 पर शेयर. यू कैन चेक इट हियर, देख सकते हैं आप. इस टाइम पे भी काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक करके निकल गया था 800 850 के आसपास. और आप चेक करो एक चीज, ये देखो एंट्री एंड एग्जिट. अब देखो किसी को अगर इसी पॉइंट में अदानी विल्मर को छोड़ के जाना था, लुक एट दिस, तो ये देखना पड़ेगा कि क्यों छोड़ के जाना है. क्या कैंडल छोड़ने के लिए बोल रहे हैं क्या? द आंसर इज यस. कैसे पता रहेगा सर? अब कैसे पता करोगे कि आपको कैंडल बोल रहे हैं कि हाँ निकल जाओ छोड़ के? देखो सर, मार्केट में जो मूवमेंट चल रहा था, जो पॉजिटिव मोमेंटम था, ये 3-4 महीने में, 3 महीने में, मार्च अप्रैल में आपको मोमेंटम दे दिया. इसके बाद आपको एक बियरिशनेस नजर आया, और बियरिशनेस के बाद धीरे धीरे मार्केट में एक डाउनफॉल आया, बट बहुत जोर से नहीं, हल्का हल्का डाउनफॉल आया, स्पिनिंग टॉप वगैरह फॉर्म हुआ. ठीक है, लेकिन फिर देखो पेपर अम्ब्रेला वगैरह फॉर्म हुआ. उसके बाद मार्केट एक स्ट्रक्चर में कुछ दिन अटक गया. उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर पहुंचा, ये कितना देर कितने में पहुंचा. फिर मार्केट, ये एक्चुअली स्टार्टिंग मोमेंटम था, बहुत ज्यादा लोग इमोशनल हो गया था, मार्केट को बहुत जरूरत से ज्यादा चढ़ा दिया था. उसके बाद थोड़ा करेक्शन, इसको बोलते हैं करेक्ट होना. करेक्शन होके फिर मार्केट में जैसे ही थोड़ा सा लगा कि नहीं अब थोड़ा सा कम हो गया है, और बढ़ा दो, और बढ़ गया, और फिर से देखो एक मारूबुजी फॉर्म हुआ. कहाँ चला गया? ये रहा. मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर, ये वाला पॉइंट देखा देखा যাচ্ছে दादा? हेलो दादा, देखते पाচ্ছিস কি পাচ্ছিস না? है सर. अगेन एक मारूबुजी फॉर्म. अब देखो अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, सिंपल बात है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर मानो किसी ने इस पॉइंट पे सेल करके निकल गया था, या फिर जो न्यू पोजीशन लेना चाहता है, वो क्या यहाँ पर पोजीशन लेगा? नहीं, वो देखे, थोड़ा ऑब्जर्व करे. उसके बाद देखो एक अगेन यहाँ पर एक बेयरिश मारूबुजू, सॉरी बुलिश मारूबुजू, देखो एक बुलिश मारूबुजू फॉर्म हुआ है. ये सब डे चार्ट है. अब बुलिश मारूबुजू फॉर्म होने के बाद क्या होता है ना, मार्केट में इंडिसीजन होता है. और जैसे ही बुलिश मारूबुजू के साथ साथ और एक चीज भी हुआ है सर, बुलिश मारूबुजू के साथ साथ आपको यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन भी दिख रहा है, मतलब हरामी, एक हरामी पैटर्न भी दिख रहा है आपको. एक बड़ा कैंडल, उसके अंदर एक छोटा कैंडल, ठीक जैसे एक माँ अपने बच्चे को पेट में लेके चलते हैं, जस्ट लाइक दैट. तो ये डाउन ट्रेंड में जो बनता है ना ऐसा, ये बेसिकली मार्केट में फिर से आपको एक अप ट्रेंड देता है. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एंट्री. मतलब आप किस दाम पे परचेस करना चाहिए था आपको? 533 तो नहीं, ये जब जैसे आपको पता लग गया कि ये वाला पॉइंट, मतलब जैसे वो बच्चा फॉर्म हुआ ना पेट में, उसके बाद. सर कैसे बात कर रहे हो सर? दिस इज अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, और समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं होता. 588 में आप अगर बाई करते हो, ठीक है, तो अगला एक हफ्ता अगर आप होल्ड करते हो सर, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 वीक होल्ड करो, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड है. 1 वीक में आपका ट्रेड, मतलब ये बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ आपको, 17 मई से लेके
अब बस 23 मई तक, 17 मई से 23 मई तक। अब आपके मन में चल रहा है सर यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आपको ये दिख जाए, ठीक है, ये वाला, ये देखो यहाँ पर एक बियरिश मारुति। अब ये बियरिश मारुति कब फॉर्म हुआ है? पहला बात तो आप ट्रेंड में हुआ है, दूसरा बात बियरिशनेस दिख रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर रेडिश एक बियरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो आप सेल करके निकल जाओ। ये आपको पोजीशन दे रहा है कि भाई जो होल्डिंग था आपका उसमें पोजीशन लेके निकल पड़ो। तो ये आपको एग्जिट का बात कर रहा है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाता है तो कम से कम यहाँ कर लो। मतलब अगर आपने 550 में इन्वेस्टमेंट किया था, ट्रेड लिया था 1 वीक के लिए पोजिशनल ट्रेड, तो कम से कम अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाते तो कम से कम यहाँ तो निकल जाओ। मतलब 25 को कितने में, 25 को कम से कम 650 चल रहा है मार्केट। अरे फिर भी 100 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट है या ना? सर ये सब इतना आसानी से बोल रहे हो जैसे कितना आसानी से हो जाता है। सर आसानी से ही होता है। आप जितना टफ सोच रहे हो उतना टफ है नहीं। जो ट्रेडर होते हैं ना वो धीरे धीरे ये अपना स्किल्स को डेवलप कर लेता है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो आपको ये स्किल्स डेवलप करना होगा। ये कोई बड़ा साइंस नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है। अब इसी ऑब्जर्वेशन के तहत आप अपने आप को जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाओगे, आप ईच एंड एवरी केस में कब क्या करना चाहिए आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसे करंट सिचुएशंस में आपको थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि अभी अदानी को लेके मतलब ये एंट्री जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको और 2 दिन देखना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉपर कैंडल दिखे तभी ट्रेड लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। प्रॉपर कैंडल, अब वो प्रॉपर कैंडल क्या है वही तो जानना है सर। प्रॉपर कैंडल मतलब जो समझ में आता है, जो आइडेंटिफाइबल है। जो आइडेंटिफाइबल नहीं है वो काम नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना है, भले ही वो मार्केट अप हो जाए डाउन हो जाए फर्क नहीं पड़ता। बट एक आइडेंटिफाइबल कैंडल होना चाहिए, मतलब जो कैंडल को देख के लगे कि मैं उसको पहचान पाया, मतलब आई रियली आइडेंटिफाई द कैंडल, और एज पर कैंडल सब कुछ होने वाला है। और होता है, बार बार हुआ है। ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस इज अ पॉपुलर टेक्निक that allows you to do just that. It not only helps you develop a point of view on a particular stock or index, but also helps you define the trade, keeping in mind the entry, exit and risk perspective. वही मैं बताने के लिए आपको बात कर रहा था कि किस पॉइंट में ट्रेड को एंटर करना चाहिए, किस पॉइंट से एग्जिट करके निकलना चाहिए। अच्छा, अगर कोई लॉन्ग टर्म सोच रहा है तो उसके लिए अलग बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं मैं उनके लिए बता रहा था। जैसे यहाँ पर मैंने आपको 550 का अदानी बिल्मर में एक ट्रेड दिखा रहा था, और आपको मैं बस इतना कह रहा था कि अगर 700 में समझ जाते आप ठीक था, बट अगर आप 700 में भी नहीं निकल पाते तो 650 में निकल जाओ। 1 वीक का ट्रेड था, ठीक है, 7 से 9 दिन का, 7 to 9 डेज का ट्रेड पॉइंट था। 7 to 9 डेज का ट्रेड पॉइंट को क्या कहते हैं जानते हो? ट्रेड कौन किस तरह का ट्रेडिंग बोलते हैं? तथा बोलो। स्विंग ट्रेडिंग सर। थैंक यू सर। ठीक है, इज स्विंग ट्रेडिंग, है ना? दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग या फिर इसको हम लोग बोलेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, बस अब इस तरह से समझो, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केट से अगर रेगुलर ट्रेडिंग करके कमाना हो तो उसको कमाना या फिर क्लाइंट के लिए कमा के देना, जो भी करना हो आपको आप कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे दिखाते हैं सर, और भी पॉइंट्स है, बहुत कुछ है। ये तो बस बोलते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अच्छा, लाइक ऑल रिसर्च टेक्निक, technical analysis also comes with its own attributes. अपना character है इसका, some of which can be highly complex. However, technology makes it easy to understand. We will discover these attributes as we proceed along this module. Yes sir, technology मैं already आपको दिखाना चालू कर दिया सॉफ्टवेयर की तरफ से। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट इज इट? कंसिडर द एनालॉजी। देखो क्या है इसका एनालॉजी। इमेजिन यू आर वैकेशनिंग इन ए फॉरेन कंट्री। ध्यान से सुनना बात को। मानो कि आप एक फॉरेन कंट्री में वैकेशन में गए। अब थोड़ा केस स्टडीज कर रहा हूं मैं आपके साथ, स्टॉक मार्केट से थोड़ा हटके। ठीक है, स्टॉक मार्केट ही आएंगे, स्टॉक मार्केट में ही आएंगे, लेकिन केस स्टडीज के जरिए। समझो जरा, जरा समझो। इमेजिन यू आर वैकेशनिंग इन ए फॉरेन कंट्री where everything including the language, culture, climate, food is new to you. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ। अच्छा बोलो, कौन से न्यू कंट्री में घूमने जाना है? था एनी एनी कंट्री जहां जाने का इच्छा हो,
जल्दी बोल। कभी नहीं गए पर जाने की इच्छा है। बांग्लादेश सर। बांग्लादेश। बांग्लादेश यू नो एवरीथिंग, बांग्लादेश छोड़ के दो। बांग्लादेश नॉट अ फॉरेन कंट्री। तो मतलब इसके अंदर फॉरेन वाला कोई बात नहीं है। एनी अदर कंट्री जो मतलब इंडियन कल्चर से अलग है। बांग्लादेश का कल्चर और इंडियन कल्चर में कोई फर्क नहीं है। एनी अदर कंट्री चूज फ्रॉम हियर। कोई भी चूज करता स्विट्जरलैंड है। सर। स्विट्जरलैंड, चलो ठीक है। कहाँ है ये स्विट्जरलैंड? ये यूरोप में तो है, ये इसके आसपास कहीं पर होगा। कहाँ गया? দেখা যাচ্ছে এইখানটা আছে, এই তো পেয়ে গেছি। ये रहा स्विट्जरलैंड। चलो तो ने बोला स्विट्जरलैंड, चलो हम लोग पहाड़ घूम के आते हैं। लेकिन मैं आपको अभी जो बोलने जा रहा हूँ, आप बात को ध्यान से सुनना। कि हम अगर स्विट्जरलैंड विजिट करेंगे, ठीक है, से फॉर एग्जांपल लिंचेस्टाइन, ठीक है। अब ये एक न्यू सिटी है हमारे लिए, हम घूमने तो चले गए। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि बात मैटर इज नॉट अबाउट जस्ट घूमना। जैसे हमारा कश्मीर भी कुछ कम नहीं है स्विट्जरलैंड, मतलब हम लोग स्विट्जरलैंड को बहुत ये देते हैं, बट कश्मीर भी बहुत ब्यूटीफुल है। बट ठीक है, किसी और का चीज देख के इतना ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कश्मीर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम लोग कश्मीर मतलब भारत पाकिस्तान जो भी है, ये सब समझे बात को, ठीक है। और कश्मीर को छोड़ देना चाहिए, मतलब कश्मीर का जो ओरिजिनलिटी है उस पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे देखे सर, उसको ठीक ठाक से मतलब ह्यूमैनिटीज के खातिर और हिस्ट्री के खातिर कश्मीर तो है सर, ऑलवेज भारत है, फिर फालतू में क्यों। अच्छा देखिए, अब मैं आपको जो मैं बात में करने जा रहा हूँ कि आप मानो कि एक न्यू शहर में विजिट किए। अब यहाँ का जो खाना है आपको नहीं पता कि यहाँ का लोग क्या खाते हैं। हाँ तो बात समझ में आ रहा है ना? यू डोंट नो कि ये लिechtenstein शहर में क्या यहाँ पर लोग खाते क्या है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर यहाँ का जो लोकल फूड है वहां पर आप विजिट किया, आपको भूख तो लगेगा, है ना, हंगरी तो आएंगे आप। अब जैसे आपको हंगर प्रैंक आया, आप संगे संग लोकल फूड मार्केट में विजिट किए और आप सोचने लगे कि यहाँ पर कौन सा दुकानदार अच्छा फूड दे रहा है, ठीक है। अब आपको चूज करना है कि कौन सा फूड आपके लिए सही रहेगा। अब अलग अलग खाना है, नॉनवेज भी है, वेज भी, समझ में नहीं आ रहा है लोग वहाँ का लोकल लोग क्या खाते हैं। तो आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? आपके पास दो तीन उपाय है सर। या तो आप ईच एंड एवरी दुकानदार के पास जाओ और हर एक के पास जाके, ठीक है, हर एक के पास जाके आप ट्राई करो और फिर डिसाइड करो कौन सा खाना आपको खाना है। हाँ सर, पॉसिबल है। मानो कि एक जगह में अगर 50 दुकानदार हैं, 50 दुकानदारों के सामने जाके खाना और फिर जाके ये डिसाइड करना कि किसका खाना अच्छा है, मुझे यही वाला खाना है, क्या ये सच में पॉसिबल है? ये टाइम टेकिंग मैटर है, ठीक है। जैसे हमारे कोलकाता में स्ट्रीट फूड बड़ा फेमस है सर, ठीक है। स्पेशली मुझे अगर मुझे कोलकाता का स्ट्रीट फूड बोला जाए तो आई रियली लव डलहौजी, ठीक है। मतलब विवादी बात, डलहौजी का जो स्ट्रीट फूड है, क्या नहीं मिलता है वहां पर, ठीक है। लेकिन सर हमें पता है कौन सा फूड कैसा है। मैं आपको ये कहना चाहता कि आप कोई अननोन शहर में हो, ठीक है, अनजान शहर में हो। अब अनजान शहर में लोग क्या खाते हैं, उस पे क्या मिला हुआ है जो आप नहीं खाते होंगे, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको वहां खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन यही है कि यू आस्क अराउंड फॉर अ गुड रेस्टोरेंट एंड यू आर टोल्ड अबाउट अ नाइस फूड स्ट्रीट which is close by and you decide to give it a try. To your surprise, there are many vendors selling different varieties of food. New city, sir, huh? Switzerland में. Everything looks different and interesting. You are absolutely clueless as to what to eat for dinner. To add your dilemma, you cannot ask around as you do not know the local language. प्रॉब्लम यही है, आपको लोकल लैंग्वेज भी नहीं पता और मानो कि वहां का लोग इंग्लिश भी नहीं समझता। सो गिवन ऑल दिस, हाउ विल यू मेक ए डिसीजन ऑन व्हाट टू ईट? अब वो लोग अपने लैंग्वेज में बता रहा है, शायद राइस ही बोल रहा है, बट राइस का ऐसा नाम यूज कर रहा है आपको पता ही नहीं कि वो राइस है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर नॉर्थ इंडियन कभी साउथ इंडिया पहुंच जाते हैं, उनका भी हालत टाइट हो जाता है, क्योंकि साउथ इंडियन लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं खिचड़ी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। वेस्ट बंगाल का कल्चर नॉर्थ के साथ ज्यादा मैचअप है। भले ही हम लोग ईस्टर्न पार्ट्स में हैं, बट हम लोग भी खिचड़ी बोलते हैं। और नॉर्थ इंडियन में लोग खिचड़ी बोलते हैं, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। बट साउथ में लोग खिचड़ी या खिचड़ी नहीं बोलते, वो लोग पोंगल बोलते हैं, पंगल बोलते हैं, है ना। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई पंगल और खिचड़ी सेम सिमिलर काइंड चीज है। हाँ तो था, राइट तो रहे।
है सर। तो एग्जैक्टली जब आपको लैंग्वेज नहीं पता हो, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? ध्यान से सुनना सर, अल्टीमेटली हम लोग स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं। यू विजिट अ वेंडर, फिगर आउट व्हाट दे आर कुकिंग, मतलब देखो आंखों से कि वो क्या बना रहे हैं, क्या मिला रहा है। चेक ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, कुकिंग स्टाइल, प्रोबेबली टेस्ट, बीट एवरीथिंग, ठीक है। फिर आप डिसाइड करते हो कि खाना है कि नहीं खाना है। ये आपके पास पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शंस क्या है? आप स्ट्रीट कॉर्नर में कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक है, ऑब्जर्व ऑल द वेंडर, यू ट्राई एंड फाइंड वेंडर हु इज अट्रैक्टिंग मैक्सिमम क्राउड, जिसके पास सबसे ज्यादा लोग भीड़ बना रहे हैं। सर ये भी थोड़ा रिस्की हो गया ना। अब भीड़ को जो पसंद है आपको भी वही पसंद होगा, इसका क्या गारंटी है? हाँ दादा, ভিড় যেটা ভালো লাগছে সেটা যে আমাকেও ভালো লাগবে তার গ্যারান্টি কি আছে? गारंटी तो कुछ नहीं है सर। बट टेक्निकल एनालिसिस कुछ इसी तरह से काम करता है, ये भीड़ का। ये जो इंडिविजुअली खड़े रह के ईच एंड एवरी वेंडर को देखना जो होता है ना, ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस है। ईच एंड एवरी स्टॉक को खुद से चेक करना और फिर डिसाइड करना स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। मतलब ईच एंड एवरी सेलर को देखना कि वो क्या मिला रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत टायरसम काम है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस। ईच एंड मतलब मानो कि अगर 100 दुकानदार है, सिमिलरली 100 कंपनी है, 100 कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना, पीएल चेक करना, उसके बाद बिजनेस वैल्यूएशन चेक करना, फाइनेंस देखना, हाँ, फिर जाके इन्वेस्ट करना या पैसा लगाना। ये ऑप्शन वन फंडामेंटल है। बट ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू बेसिकली टेक्निकल है, जहां पर तुम देख रहे हो कि भाई किसके पास भीड़ है, हम उसके पास चले जाएंगे। Once you find such a vendor, you make a simple assumptions. The vendor is attracting so many customer, which means he must be making the best food. Based on your assumptions and the crowd preference, you decide to go that particular vendor for your dinner. Chances are that you could be eating the best tasting food available on the street. But the advantage of this method is the scalability. You just need to spot the vendor with maximum number of customers and bet, आपको bet करना है उसमें, on the fact that the food is good based on the crowd preference. However, on the flip side, the crowd did not always be right. इसका ऑपोजिट भी हो सकता है ना, कि क्राउड ऑलवेज सही ना भी हो सकता है। ये नेगेटिविटी है, ये रिस्क है, ये रिस्क है। मतलब सिमिलरली क्या होता है, देखो सर, इफ यू रिकॉग्नाइज, अगर आप मेरा बात समझ पा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप समझ जाओगे। ऑप्शन वन इज सिमिलर टू फंडामेंटल एनालिसिस वेर यू रिसर्च अबाउट फ्यू कंपनीज थॉरोली। वी विल एक्सप्लोर अबाउट फंडामेंटल, अलग से हम लोग बात करेंगे सर, है ना, जो लोग आप लोग रिसर्च एनालिस्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो फंडामेंटल भी करेंगे। तो विल एक्सप्लोर अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस इन ग्रेटर डिटेल इन नेक्स्ट, ठीक है, आगे आगे करेंगे, जैसे हम लोग अभी टेक्निकल पढ़ रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल, कि ऑप्शन वन जो था वो फंडामेंटल था, बट ऑप्शन टू जो है, भीड़ को देख के डिसाइड करना, दैट इज अ टेक्निकल एनालिसिस। भीड़ को लग रहा है स्टॉक अच्छा नहीं है, सेल करके निकल जा रहा है, आप भी निकल जाओ। जैसे यहाँ पर मैं आपको अदानी में दिखा रहा था, अदानी को लगा, मतलब अदानी का जो शेयर में जिन लोगों का होल्डिंग था, अदानी के शेयर को लेके मार्केट में बहुत हलचल मचा, ठीक है, अलग अलग शेयर्स में। अदानी ग्रीन में भी सिमिलर हुआ है, अदानी ग्रीन भी गिरा है बहुत, ठीक है। तो कितना चल रहा था, अगर मैं देखूं तो लास्ट कुछ दिनों पहले तक भी मार्केट में इसका अच्छा रबरबा चल रहा था, करीब 2000 के ऊपर चल रहा था, अभी 1000 में आके गिरा है, ठीक है। नो पॉइंट इज दैट, अब लोगों को लगा, भीड़ को लगा कि स्टॉक अच्छा नहीं है, सेल करके निकल गया डर के मारे, ठीक है, आप भी निकल जाओ उनके साथ। या फिर आपके पास शॉर्ट करने का मौका है तो शॉर्ट सेल करो। शॉर्ट सेल क्या है आपको बता दो, मार्केट में दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग मतलब बाय फर्स्ट सेल लैटर, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट चलता है शॉर्ट, मतलब सेल फर्स्ट बाय लैटर। लेकिन कब शॉर्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आगे का डिस्कशन है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि भीड़ जिस तरह बात कर रहा है, उसके साथ चलने का जो कॉन्सेप्ट है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो था पेपर टप हो जाएगा ऐसे। है सर। तो टेक्निकल एनालिसिस में दिमाग नहीं लगाना है, क्या देखना है? टेक्निकल एनालिसिस में नॉलेज,
दिमाग, अपना ब्रेन इतना नहीं यूज करना है। क्या यूज करना है? ट्रेंड एनालिसिस। ओके दादा, एवटा बुझते पारली? Yes, sir. सिंपल। ज्यादा, जिसके लिए जितना फंडामेंटल में अपना दिमाग काम करता है, दिमाग को यूज करना है। टेक्निकल पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं है। ब्रेन को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कराना है। टेक्निकल इज ऑल अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। बस ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड को पहचानो, मार्केट सोच क्या रहा है, क्या सोच सकता है, उसको जानो। टेक्निकल एनालिसिस इज अ रिसर्च टेक्निक। तथा एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड होल्ड करना। यस, आवाज आसे दादा? Yes, sir. Now the point is, so what is technical analysis? Is research technique to identify trading opportunities in market based on the action of market participants. मार्केट में सिर्फ हम नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं मार्केट में। ठीक है, हम लोग क्या, कौन है मार्केट में? पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स अलग अलग तरह का होता है। रिटेल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसको हम लोग डीआईआई बोलते हैं, एफआईआई बोलते हैं। ठीक है, the foreign institutional investors या foreign investors, domestic institutional investors like LIC, domestic AMCs वगैरह। ठीक है, तो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में, इनको बोलते हैं की पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो रिटेल में हम लोग हैं, इंडिविजुअल लोग, और साथ में जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक म्यूचुअल फंड्स है, लाइक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक LIC है, अलग अलग और भी इंश्योरेंस कंपनीज है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स है, फॉरेन कंपनीज भी है, ये लोग भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो हमें बस मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या सोच रहा है। सबसे ज्यादा मार्केट में, इंडियन मार्केट निफ्टी वगैरह में अप एंड डाउन देखने को मिलता है। जब एफआईआई का पैसा मार्केट में आता है तो मार्केट बढ़ता है, जब एफआईआई का पैसा मार्केट से चला जाता है तो मार्केट डाउन चला। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब एफआईआई मार्केट में सेल करके चला जाता है तो डोमेस्टिक वाले उसको खरीद लेते हैं। फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवर करता है। आगे आगे सब समझ में आएगा सर, कि कैसे एफआईआई का खरीदना, एफआईआई का बेच देना, एफआईआई का डीआईआई का खरीदना, डीआईआई का बेच देना, द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये सब बात मैं बेसिक्स में करता हूँ। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट चैप्टर में बोला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। द एक्शन ऑफ मार्केट्स पार्टिसिपेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मींस ऑफ स्टॉक चार्ट। ये चार्ट से पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। मतलब एफआईआई अगर शेयर मार्केट छोड़ के जा रहा है इंडियन मार्केट को, तो ये इसका इफेक्ट चार्ट में पड़ेगा, स्टॉक कैंडल में पड़ेगा। उसको देख के आप भी डिसाइड करो, और खबर भी देखते रहो साथ साथ में। अचानक तो समझ में नहीं आएगा ना, पहले से कैसे पता चलेगा कि एफआईआई इंडियन मार्केट में सेल कर रहा है? ये पहले से थोड़ी पता चलेगा, वो थोड़ी खबर करके आता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में अभी उतना इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे मार्केट क्यों गिरा था? हेलो, कोविड के टाइम पे निफ्टी या जो भी कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक देख लो आप। ठीक है, अगर मैं निफ्टी देखूं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बहुत ही वाइटल एक स्टॉक है, मतलब सॉरी इंडेक्स है। কেন অনলি নিফটিটা দেখাচ্ছে না কেন? एक सेकंड। अच्छा, अब यहाँ से देखो, जैसे जस्ट जस्ट अब इतना देखो कि निफ्टी 50
कोरोना पीरियड में क्यों इतना गिरा था? कोरोना कब हुआ था? था মনে পড়ছে? 2020 ফেব্রুয়ারি মার্চ, তাই তো? 2020 मार्च। लुक एट दिस, ये देखो, ये जो इतना बड़ा मार्केट चल रहा था किस पोजीशंस पे? करीब करीब निफ्टी चल रहा था ऑलमोस्ट 12,000 अराउंड। 12,000 से नीचे गिर के 7,500 में क्यों आ गया था भाई? ऑब्वियसली कोरोना के कारण इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया था। लेकिन इफेक्ट तो ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडियन मार्केट में, वो अपना पोजीशन अलग अलग। अब निफ्टी 50 कैसे बनता है? निफ्टी 50 में निफ्टी 50 में इंडिया का टॉप 50 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटल भी बहुत हाई है। कैसे पता चलता है निफ्टी 50 का डिटेल्स? एनएससी के साइट में जाओ या फिर आप डायरेक्टली गूगल में निफ्टी 50 लिखो। निफ्टी 50 लिख के अगर आप एनएससी के साइट में जाओगे ना, तो आपको निफ्टी 50 का पूरा स्टॉक का नाम के साथ आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में निफ्टी 50 बेसिकली बनता है। तो जिसका मार्केट कैपिटल जितना हाई है वो निफ्टी 50 में उतना ज़्यादा वेटेज गैदर करता है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में निफ्टी में वेटेज आता है, और उस वेटेज के बेसिस में वो टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। जैसे करेंट निफ्टी 50 में है आईटीसी, ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, मारुति, महिंद्रा महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ग्रासिम, कोटक, ठीक है। और भी नीचे आ जाओ, आपको और दिखेगा, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, नेस्ले इंडिया, रिलायंस, लार्सन टुब्रो, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, टाइटन, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एनटीपीसी, आइचर मोटर मतलब रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटर को, एचडीएफसी लाइफ, यूपीएल एंड अदानी एंटरप्राइज। ये है करेंट इंडिया का टॉप 50 निफ्टी 50 कंपनी। अब मैं आपको इसके बारे में, हम लोग और एक क्लास करते हैं ना, ट्रेडिंग के लिए 2 क्लास चलता है ना सर, एक टेक्निकल और एक एफ एंड ओ में भी इसके बारे में मुझे बात करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो पॉइंट इज दैट कि ये जो 50 कंपनीज है, अब जब मार्केट में निगेटिविटी छाता है तो ये 50 कंपनीज में जितना इन्वेस्टमेंट है, ये अचानक से क्या होता है? अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन टॉप 50 कंपनी से अपना पैसा विड्रॉल कर लेता है, अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर लेता है, पोजीशन छोड़ देता है, क्या होगा? मार्केट ऐसा ही बड़ा बड़ा घाई बनेगा ना, ऐसा ही बड़ा बड़ा गर्त, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं गौरतो। हाँ, मार्केट में क्या हो गया? गौरतो हो गया। ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम 2020 के बाद फिर आया था एक बार 2021 में। 2021 में 2 बार हुआ था। एक बार तो रशिया यूक्रेन वार के टाइम पे 2021 में, ठीक है। और एक बार आपका कोरोना का सेकेंड वेव, ठीक है। ये आई थिंक दिस वन, कोरोना का सेकेंड वेव उतना बड़ा तो नहीं हुआ था, नॉट लाइक कोरोना का फर्स्ट वेव, बट हुआ था सब, कम नहीं था कुछ। उसमें भी बड़ा इफेक्ट पड़ा था मार्केट में। आई थिंक 2021 का ये सिचुएशंस में भी अक्टूबर नवंबर के आसपास का सिचुएशंस এরকম ही ना था ना 2021 सेकेंड वेव। স্যার কিছুটা পড়েছিল। थोड़ा सा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, नॉट लाइक फर्स्ट वेव, बट 2021 का ये वाला दिस वन, ये तो 20 है, 21 का बता रहा हूँ मैं, 21 दिस वन मार्केट 17,000 से मोटा मोटी 17,000 तो 18,000 चला गया था, फिर नीचे आते आते करीब 15,000 तक आ गया था, ठीक है। 15,000 तक आ गया था, और उस टाइम पे रशिया यूक्रेन के बारे में भी थोड़ा सा खबर फैल रहा था। तो कुल मिला के मार्केट को एक इफेक्ट दिखा था, मार्केट वहां पर भी डाउन गया था। और डाउन जाने के पीछे का मेन रीजन है कि जब जब एफआईआई अपना पैसा उठा लेता है, आपको मार्केट में डाउनफॉल बहुत ज्यादा दिखता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी कैसे होता है? जब एफआईआई सेल करता है तो कोई तो बाय करता है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर बाय सेल करेगा तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाय करेगा उनसे ही, ठीक है, वो अपना पोजीशन लेगा। अब धीरे धीरे मार्केट रिकवर भी होता है, समय लगता है मार्केट का। आप देखोगे कि मार्केट जितना जल्दी फॉल करता है, थोड़ा बढ़ने में उससे ज्यादा समय लेता है कंपेरेटिवली, ठीक है। अब ये सब बातें ना आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा
कि मार्केट कब बढ़ रहा है, मार्केट कब गिर रहा है, और मार्केट के बढ़ते गिरने में एज ए रिटेल ट्रेडर बस यही तो चाहिए एक रिटेल ट्रेडर को, और कुछ नहीं। ये जो मार्केट में पैटर्न चलता है ना, ये पैटर्न के साथ चलना है और कुछ नहीं, बस पैटर्न के साथ चलो। एफआईआई क्या कर रहे हैं देखो, अब आप एफआईआई को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डीआईआई को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जैसे कि एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनीज, ये लोग मार्केट में क्या पोजीशन ले रहा है आपको नहीं पता। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या करेगा आपको नहीं पता। लेकिन चार्ट पैटर्न से अगर आप देखोगे ना, उसके साथ साथ खबर भी फॉलो करते रहो, न्यूज मार्केट में न्यूज आता रहता है, आप देखोगे कि उसके बेसिस में आप अपना पोजीशन को अगर समझोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये चल रहा है मार्केट में। The technical analysis is the research technique to identify trading opportunities in market based on the actions of market participants. The actions of market participants can be visualized by means of stock chart. Over time, patterns are found within these charts and each pattern conveys certain message. हर एक पैटर्न का कुछ ना कुछ मैसेज होता है। The job of a technical analyst, एक टेक्निकल एनालिस्ट का जॉब क्या है? To identify these patterns and develop a point of view. पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करो। मतलब मार्केट आगे जाएगा, मार्केट बेयरिश होगा कि बुलिश होगा, और जो भी आइडेंटिफिकेशन रहेगा उसके हिसाब से खुद का भी ट्रेड ले लो, जो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा भी रहा हूँ बहुत सारा। सो लाइक एनी अदर रिसर्च टेक्निक, टेक्निकल एनालिसिस स्टैंड ऑन ए बंच ऑफ assumptions, बहुत सारे assumptions लेके काम करता है। As a practitioner of technical analysis, you need to trade the market keeping these assumptions in perspective. आपको assumptions लेके चलना पड़ेगा। Of course, we will understand these assumptions in details, धीरे धीरे बात करेंगे। Also, at this point, it makes sense to throw some light on matter concerning FA and TA, on the fundamental as well as technical. Often people get into argument contending a particular research technique is better approach to market. मतलब कोई सोचता है कि FA अच्छा है, मतलब फंडामेंटल अच्छा है, कोई बोलता है कि टेक्निकल अच्छा है, एक्चुअली दोनों अच्छा है। The reality there is no such thing as the best research approach. Every research method has its own merits and demerits. फंडामेंटल अपने जगह में अच्छा है, टेक्निकल अपने जगह में अच्छा है। मजा का बात यह है कि दोनों ही अच्छा है। अगर मार्केट में किसी को सक्सेसफुल होना है, टेक्निकल एनालिसिस का भी नॉलेज चाहिए, फंडामेंटल का भी नॉलेज चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी पोजीशन लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड करना चाहिए। दोनों मिला के आप अपने अप्रोच को बना सकते हो मार्केट में, और तभी जाके आप एक अच्छा सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर, इन्वेस्टर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पॉजिटिव अर्नर मार्केट से, ठीक है, आप बन सकते हो। पॉजिटिव अर्नर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, ठीक है, 20-25% रिटर्न आपके लिए नॉर्मल बात होना चाहिए। सो बोथ द टेक्निक आर डिफरेंट एंड नॉट कॉम्पेरेबल। ना तो फंडामेंटल को टेक्निकल के साथ कंपेयर करना चाहिए, और ना ही टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ कंपेयर करना चाहिए। इनफैक्ट अ प्रूडेंट ट्रेडर would spend time educating himself on both the technique so that he can identify great trading or investing opportunities. एक अच्छा या सच्चा ट्रेडर, एक सच्चा मतलब स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट पर्सन, ठीक है, वो अपने आप को कभी भी बाइफरकेट नहीं करेगा, वो अपने आप को ऑलवेज दोनों मैटर में डेवलप करेगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं शिव बड़ा कि कृष्ण बड़ा, ठीक है। एक्चुअली जो सच्चा मतलब स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन है ना, शिवा बड़ा कि कृष्ण बड़ा, ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों बड़ा। और जो सच्चे मन में एक्चुअली स्पिरिचुअल लेवल में जाना चाहते हैं ना, उनको शिवा को भी समझना चाहिए, कृष्णा को भी समझना चाहिए। आई एम नॉट जोकिंग सर, सीरियसली। आजकल मुझे ये सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करता हूँ हु इज शिवा। एक्चुअली रिसर्च करते करते मुझे पता चला, साइंस जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन उसे शिवा बोलते हैं। साइंस जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन उसे शिवा बोलते हैं, और इसीलिए शिवलिंग ऐसे ब्लैक कलर का होता है ऐसा। ये थोड़ा चल रहा है आजकल, मेरा रिसर्च चल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। इवन नासा ने भी कुछ साइंटिफिक रिसर्च करके देखा है कि शिव 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 भगवान का जो नटराज डांस है, और ये जो पूरा कॉस्मो चलता है, कॉस्मोलॉजी, उसमें देखा गया है कि शिव का जो तांडव नृत्य है वो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मतलब मार्केट इसमें होता है, यूनिवर्स में, और उसका इमेज भी नासा के फोटोग्राफी में मिला है। और एक फोटोग्राफी मिला है जिसमें विष्णु भगवान का जो सोता हुआ इमेज हमें दिखने को मिलता है ना, उसका एक इफेक्ट मिला है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नासा क्यों ऐसा बोल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको रिसर्च और कर रहा था। नहीं तो सब तो माइथोलॉजी सुन सुन के बड़े हो गए सर।
अच्छा चलो अभी आगे टेक्निकल पे देखते हैं, सेटिंग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ऑफन मार्केट पार्टिसिपेंट्स अप्रोच टेक्निकल एनालिसिस एज अ क्विक एंड इजी वे टू मेक अ विंडफॉल गेन इन द मार्केट। जल्दबाजी में अगर आप कुछ गेन करना चाहते हो तो मार्केट है आपकी। ऑन द कॉन्ट्ररी, टेक्निकल एनालिसिस इज एनीथिंग बट क्विक एंड इजी। यस, इफ डन राइट, अगर सही तरह से करते हो, विंडफॉल गेन इज पॉसिबल, बट इन ऑर्डर टू गेट टू दैट स्टेज वन हैज टू पुट रिक्वायर्ड एफर्ट टू लर्न द टेक्निक। नो डाउट सर, नो डाउट। टेक्निक को लर्न तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो इफ योर अप्रोच a technical analysis is a quick and easy way to make money in market, trading catastrophe is bound to happen. When trading debacle happens, more often than not, the blame is on technical analysis and not on the trader's inability to effectively apply technical analysis. मतलब प्रॉब्लम है कि जब जब मार्केट में कुछ खराब होता है तब हमें लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस ही बेकार है। ज्यादातर लोगों को मैं सुनता हूं देख के कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है सर। सर गलत बात है। ट्रेडर अपना एबिलिटी नहीं समझ पाते हैं, उसका एफिशिएंसी लेवल में प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल को दोष दे देता है। अंदर से गलत थी, क्योंकि वो कभी भी अच्छे से पढ़ता ही नहीं है। वो दो चार वीडियो देख के, ठीक है, दो चार यूट्यूब वीडियोस देख के अपने आप को बहुत होनू समझते हैं, और जब मार्केट उसके साथ खराब बर्ताव करता है तब उनको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई काम ही नहीं करता। तो वेरी रॉन्ग अप्रोच सर। ट्रेडर्स इनेबिलिटी, ट्रेडर्स इनेबिलिटी टू एफिशिएंसी अप्लाई टेक्निकल एनालिसिस टू मार्केट, वो उसको टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को ही गलत बोल देता है। सो हेंस ये मेरा सजेशन है सर, टेक्निकल एनालिसिस भी गलत नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस भी गलत नहीं है। गलत तो हम है कि हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे कुछ लोगों ने ऐसा बोला ना कि भगवान को समझ नहीं पाया, ठीक है, भगवान को समझ नहीं पाया, सुप्रीम पावर को समझ नहीं पाया, तो बोला कि भगवान ही नहीं है, सुप्रीम पावर ही नहीं है। तो फिर डेली इतना सारा चीज दुनिया में होता कैसे है, और डेली इतना बड़ा मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट का बात करूं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मेरे समझ में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है नहीं या सब गलत है। ठीक है, दिस इज आवर इनएफिशिएंसी, दिस इज आवर इनेबिलिटी कि हम उसे समझने में कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। मतलब मैथ्स मेरे से नहीं होता है तो मैथ्स गलत थोड़ी होता है। हाँ दादा, क्यों मैथ्स पाचे ना था लेकिन मैथ्स टा खराब। ना सर। एग्जैक्टली ना। जैसे बचपन में हमें भी लगता था, जैसे बचपन में मेरा मैथ्स बड़ा वीक था, तो मैं सोचता था कि मैथ्स सब्जेक्ट ही बेकार है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये मेरा इनेबिलिटी है, ये मेरा इनएफिशिएंसी है कि मैं मैथ्स को सीखने का कोशिश ही नहीं करता था बचपन में, और मैं मैथ्स को दोष देता था। हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि मैंने देखा मेरे जैसा जो भी मैथ्स में वीक बच्चे होते हैं, टीचर इनको ना कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये चीज मैंने गलत महसूस किया कि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं इनको टीचर को नजर देना चाहिए। टीचर क्या है, वो थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। स्कूल में भी मैंने देखा, इवन ट्यूशंस में भी देखा। ठीक है, वो अच्छे बच्चे लोग जो होते हैं जिनका मैथ्स में थोड़ा सा मतलब इनहेरेंट एक एबिलिटी होता है ना किसी किसी का, क्योंकि घर पे में भी उनका माँ पापा पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो बच्चे का भी दिमाग मैथ्स में थोड़ा शार्प होता है। तो मैं देखा कि वो क्या करता है ना कि ये बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो उनको सिखा देते हैं, फिर बाकी लोगों को डांट के भगा देते हैं। मतलब ऐसा टीचर बहुत कम मिलता है जिंदगी में कि जो वीक बच्चे के लिए भी उतना ही मेहनत करता है जितना कि एक शार्प माइंड दिमाग वाले बच्चों के लिए नहीं करने का जरूरत नहीं है। तो वीक बच्चों के लिए अगर जो पढ़ाई टीचर मिल जाए ना तो बच्चे का जिंदगी बन जाए। और ये डिग्री देख के जो टीचर रिक्रूट करते हैं ना, इस पे थोड़ा चेंज करना चाहिए कि किसके पास कितना डिग्री है, वो नहीं होना चाहिए। टीचिंग एबिलिटी देखना चाहिए, टीचिंग एबिलिटी कि वो बंदा बच्चे को पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। आई डोंट नो कैसे पॉसिबल है, बट ये जब तक नहीं होगा, ये जब तक नहीं होगा, सोसाइटल जो गैप है ना, ये कभी दूर नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का अंडरस्टैंडिंग है सर, क्योंकि मैंने देखा ये चीज कि स्कूल में बहुत डिग्री वाला टीचर, मेरे स्कूल में मैं बचपन में आईआईटी का भी टीचर था, मतलब आईआईटी पास आउट टीचर भी मुझे मिला है, जो स्कूल में बेसिकली ड्यू टू फैमिली रीजन उन्होंने आईआईटी करने के बाद कोई फॉरेन जॉब छोड़ के उन्होंने सोचा कि लोकल मतलब अपने घर पे ही रहना सोचा, तो वो अपने पापा के पास रह गया और स्कूल टीचर बन गया। दैट वो उनका चॉइस था कि वो आईआईटी क्रैक करने के बाद स्कूल टीचर बना। बट सबसे बड़ा दुख जो है ना, मैं बाद में रियलाइज किया कि भाई कोई आईआईटी पास आउट है
या IIM पास आउट है, इससे भी बड़ा बात, क्या वो बच्चे को पढ़ाने लायक है? अगर वो एक क्लास 7 के बच्चे को, 8 के बच्चे को या 10 के बच्चे को उसका जो भी जरूरी चीज है वो सिखाने में नाकाम है या फिर इनएफिशिएंट है, तो फिर उसका डिग्री का स्कूल में तो कोई काम नहीं है। हाँ, हो सकता है वो कोई बड़ा रिसर्चर बनता, तो वो यहाँ पर क्या करे। तो गलत लोगों को गलत जगह में कभी नहीं आना चाहिए सर, ठीक है। तो जिसको जहां जरूरत है उसको वहां देना चाहिए, और ये टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए इंटरव्यू में ऐसा लोग होना चाहिए कि जो इंटरव्यू लेने के टाइम पे उसका टीचिंग एबिलिटी टेस्ट करे, ये इसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए। आई डोंट नो ये कब करेंगे हमारे देश में, बट होना चाहिए सर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल मतलब मेरा स्टॉक एनालिसिस गलत हो गया तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को ही गलत कर दूंगा। जैसे कि मैं बचपन में मैथ्स को गलत सोचता था कि मैथ्स सब्जेक्ट ही बेकार है, बट बाद में मेरा ये रियलाइजेशन समय के साथ साथ बदल गया सर। क्योंकि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि ये जो हम लोग स्टॉक मार्केट में टेक्निकल पढ़ रहे हैं ना, आपको यहाँ पर मैं कितना सारा मैथमेटिकल एप्लीकेशन दूंगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी को मैथ्स में डर लगता है कोई बात नहीं सर, हम लोग मैथ्स का एप्लीकेशन समझेंगे। मैथ्स करना नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट में बहुत है। और नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग इज मैथ्स। हर चीज मैथ्स है, हर चीज। मतलब हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा जगना, एवरीथिंग इज मैथ्स। तो जो मैथ्स को समझ गया मानो, उसका जिंदगी सुधर गई। समझना जरूरी है, भले ही आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होना ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व को भी ये कर देता है सर, डेवलप कर देता है। Hence, before you start delving deeper into the technical analysis, it is important to set expectations on what can and cannot be achieved with technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस से क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, इसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए सर, ठीक है। लास्ट 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स सुन के चले जाओ सर। ट्रेड्स, तुम चले जाओ मतलब कहाँ जाओगे, मतलब वही घर में रिवाइज करो, अपना काम करो। ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। डू नॉट यूज किए इन आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब एक सिंगल कैंडल देख के, एक सिंगल कैंडल स्टिक्स देख के, ठीक है, या मल्टीपल कैंडल स्टिक्स देख के, ठीक है, कभी भी आप लॉन्ग टर्म डिसीजन तो ना ले, ठीक है। जैसे अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रीन का ये कैंडल देख के अभी ये डाउन ट्रेड है, ठीक है, अभी ये डाउन ट्रेड है, तो इसको देख के ना कभी भी लॉन्ग टर्म में अदानी ग्रीन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये डिसीजन कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ये अभी रेड जोन में है तो जिंदगी भर रेड जोन में रहेगा, गलत बात सर, ठीक है। अभी बियरिश है मतलब सारा जीवन बियरिश रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब लास्ट 5 दिनों से ये मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और नॉट जस्ट अदानी ग्रीन, अदानी का पांच पांच अलग अलग स्टॉक मतलब लिस्टेड कंपनीज डाउन चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अदानी सारा जीवन नेगेटिव जाएगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके पीछे फंडामेंटल अप्रोच है, आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जो कारण है उसके पीछे का, सच्चाई, उसके पीछे का प्रोपागंडा अगर कुछ है तो वो भी देखना चाहिए, ठीक है। कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग पीछे लगने के लिए भी करता है, लेकिन मार्केट तो क्या है ना, मार्केट इमोशनल होते हैं। ये थोड़ा बहुत मतलब इमोशनल नहीं, सेंसिटिव होते हैं, हल्का फुल्का मैटर में सेंसिटिव डिसीजन ले लेते हैं। चलो ठीक है, मार्केट अपना काम तो करेगा, मार्केट में हम लोग नहीं सुधर सकते। मार्केट ऑलवेज सही होते हैं, ठीक है, मार्केट को हम लोग नहीं बदल सकते। हमें मार्केट के साथ अपने आप को एट पर करना होगा, एटलीस्ट इन टेक्निकल सेगमेंट, एटलीस्ट इन टेक्निकल सेगमेंट। तो फिर ट्रेड के बारे में ये बात है सर, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को भी नॉर्मली टेक्निकल के थ्रू से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी चूज करना है, ऑलवेज गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और टेक्निकल को सिर्फ इतना यूज करो एंट्री एंड एग्जिट के लिए। Next is return per trade. TA based trades are usually short term in nature. Do not expect huge return within a short duration of time. Short time frame में कभी भी huge return assume मत करो, कभी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। A trick with big successful with TA is to identify frequent short term trading opportunity. Frequent short term opportunity ढूंढो, शॉर्ट मतलब बहुत ही कम पीरियड ऑफ समय में आप हल्का हल्का प्रॉफिट करो। कभी भी बड़ा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। टेक्निकल होल्डिंग पीरियड, trades based on technical analysis can last anywhere between few minutes to few weeks, ठीक है।
कुछ मिनट से लेके कुछ हफ्ता तक जा सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। धीरे धीरे मैं टाइम फ्रेम के बारे में आपको और बताऊंगा। रिस्क, often trader initiate a trade for a certain reason. However, in case of an adverse movement in the stock, the trade starts making a loss. मार्केट में जो ट्रेडर सोच रहा है उसका ऑपोजिट होता है। ट्रेडर ने सोचा 100 में बाई करते हैं, 120 में सेल कर देंगे, ठीक है। सोचने से नहीं होता है, उल्टा भी हो सकता है, 100 का चीज 80 की तरफ भी जा सकता है। Now what is the point? Point is very simple. Usually in such a situation, trader hold on their loss making trade. उनको ना लॉस मेकिंग ट्रेड मतलब कर लेना चाहिए, अब बात बीच में ना चेंज नहीं करना चाहिए। In case the trade goes sour, do remember to cut the losses and move on the identify another opportunity. मतलब आपने सोचा 100 का शेयर 120 को जाए, लेकिन आपने देखा कि 100 से शेयर जो है 120 की तरफ नहीं बल्कि 90 की तरफ बढ़ रहा है, तो एक काम करो, 100 से 90 हो गया, 10 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है, पर शेयर में लॉस बुक करो, निकल पड़ो, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए सोचो। मार्केट में ट्रेडर बनना है, आउट ऑफ 100 टाइम्स 30 टाइम्स अगर आप लॉस खाते हो ना, आउट ऑफ 100% अगर 30% लॉस खाते हो, 70% प्रॉफिट करने का सोचो। 30 बार गलत हो सकते हो पर 70 बार सही हो जाओ, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप को और बेस्ट बनाओ, 20% सही हो जाओ, गलत हो जाओ, 80% सही हो जाओ, फिर 10%, फिर पहले पहले तो गलत होगा, 50-50 हो जाएगा, 50% लॉस 50% प्रॉफिट, बट करो तो सही, करते करते धीरे धीरे इंप्रूव होगा सर। रातों रात कुछ भी नहीं होता, एक क्रिकेटर भी रातों रात नहीं बनता, एक स्पिरिचुअल पर्सन भी रातों रात नहीं होता, एक प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल लीडर भी रातों रात नहीं होता। हर चीज में समय देना पड़ता है और धीरे धीरे उस चीज में आपको एक्सपर्टीज मिलता है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्रेड, रिटर्न पर ट्रेड, होल्डिंग पीरियड एंड रिस्क। ये टेक्निकल एनालिसिस का 4 वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, लेकिन ये एजम्पशंस नहीं है, ये तो बस टेक्निकल एनालिसिस का 4 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस है कि एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, ठीक है। ट्रेड में क्या, रिटर्न में क्या, ठीक है, होल्डिंग में क्या और रिस्क में क्या। आगे का चैप्टर रहेगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मैं रूटीन बता दूंगा दादा कि क्या रूटीन होने वाला है हम लोग का लाइव क्लास का। उसमें हम लोग बात करेंगे कि एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आप क्या एज्यूम करके मार्केट में आओगे, ठीक है, और फिर किस तरह से आप पैटर्न चार्ट को बनाने का कॉन्सेप्ट को समझोगे, और फिर जाके मैं आपको चार्ट टाइप्स में और कैंडल स्टिक्स में धीरे धीरे एक एक पॉइंट में बात करेंगे, ঠিক আছে, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে আজকে এতটাই রাখলাম, ঠিক আছে। রাখছি স্যার। ওকে, টাটা।